हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तर्क पर, यानी तर्क का अर्थ, मीनिंग ऑफ रीजनिंग। उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जो कल्पना एवं जो चिंतन है, इसी चैप्टर का टॉपिक है दोस्तों, कल्पना। और दूसरा है आपका चिंतन। उसको हमने जो है फर्स्ट और सेकंड नाम दे के वो अपलोड कर दिया है दोस्तों। इस चैप्टर को हमने 3 भागों में विभक्त किया है। पहला है आपका कल्पना, दूसरा है चिंतन और फिर है आपका तर्क। यानी सीधे 3 भागों में फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसका नाम दिया है दोस्तों। आज हम समझेंगे प्रमुख शिक्षण बिंदु हैं। देखिए, तर्क का अर्थ एवं परिभाषाएं, तर्क के प्रकार समझेंगे, तर्क विकास की विधियां समझेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। और देखिए, आपके परीक्षा में चिंतन, कल्पना और जो है तर्क से दोस्तों हर एक जो है फर्स्ट सेमेस्टर में इसके पेपर प्रश्न बनते हैं। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ के जाइएगा। देखिए, तर्क को देखते हैं क्या है। तर्क एक अव्यक्त क्रिया है, अव्यक्त आ से यानी नहीं, जो व्यक्त ना किया जा सके, जिसका प्रकटीकरण समस्या समाधान व्यवहार से होता है। सामान्य जीवन में तर्क शक्ति का प्रयोग स्वाभाविक रूप से होता है। हमें किसी भी अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ता, इसलिए इसे उच्च मानसिक क्रिया भी कहा जाता है। साक्षात्कार या परीक्षा के समय तर्क द्वारा दिए गए उत्तर अधिक स्पष्ट एवं बौद्धिक क्षमता के परिचायक होते हैं। अतः तर्क वह प्रक्रिया है जो उपस्थित समस्या के लिए उपयुक्त हल प्रस्तुत करते हैं, ताकि समस्या का हल शीघ्र ही व्याप्त हो जाए। तो देखिए, अब आपको हम समझाते हैं कि तर्क है क्या। तो दोस्तों, तर्क वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप उपस्थित समस्या है जो आपके पास, उसका जो आप हल प्रस्तुत कर सके, उसके द्वारा हल ढूंढ सके, समस्या का समाधान ढूंढ सके, उसी को दोस्तों हम क्या कहेंगे, तर्क कहेंगे। अब देखिए, परिभाषाएं दी हैं जो है, अलग अलग लेखकों ने अपनी अपनी जो है परिभाषाएं दी हैं। देखिए, गैरेट के अनुसार है, हम देखेंगे सबसे पहले। और दोस्तों, आपके बहुविकल्प में बन जाएगी ऐसी जो है, यह परिभाषा बन सकती है। परिभाषा दे देंगे और उस यह किसका कथन है ऐसा नाम करके देंगे, तो दोस्तों आपको जो है गैरेट उसका सही आंसर ढूंढना होगा। अब देखिए, मन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना और तर्क करना क्या है, तर्क कहलाता है। देखिए, मन में किसी उद्देश्य को या लक्ष्य को रखते हुए और क्रमानुसार चिंतन या तर्क करना क्या कहलाता है, तर्क कहलाएगा। इसी प्रकार यह गैरेट का जो है कथन है। इस प्रकार से आप गैरेट की परिभाषा याद रखेंगे। अब देखेंगे वुडवर्थ के शब्दों में। वुडवर्थ ने क्या कहा है। देखिए, तर्क में तथ्यों या सिद्धांतों को स्मृति या वर्तमान निरीक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं, जो परस्पर मिलाया जाता है, फिर उस मिश्रण का परीक्षण में से निष्कर्ष निकाला जाता है। दोस्तों, इसके द्वारा देखिए, वुडवर्थ के शब्दों में इस प्रकार की परिभाषा दी गई है। तर्क में जो स्मृति या वर्तमान निरीक्षण द्वारा प्राप्त होता है, जो परस्पर मिलाया जाता है, उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं दोस्तों, परीक्षण कहते हैं। देखिए, अब देखिए, उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि तर्क शक्ति का प्रारंभ लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसके लिए लक्ष्य प्राप्ति कब होगी दोस्तों, जब आप समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आपको क्या करना होगा, तर्क शक्ति का विकास करना होगा। इसका प्रारंभ देखिए, इसका प्रारंभ प्रतिक्रिया एवं शिथिलता से भी होता है। तर्क में पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव, पूर्व अनुभूतियों का विश्लेषण किया जाता है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि तर्क में पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव, पूर्व अनुभूतियों के बिना आप तर्क जो है नहीं लगा सकते हैं। पूर्व ज्ञान दोस्तों आप किस पे चिंतन कर सकते हैं, जिसके बारे में आपने सोचा हो, जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसके बारे में सुना है। पूर्व ज्ञान या अनुभव से प्राप्त ही, उसके द्वारा ही हम जो है उस पर विचार या तर्क या चिंतन कर सकते हैं। इससे समस्या समाधान को नवीन विधियां, देखिए, नवीन विधियां का जन्म होता है। तर्क में किसी घटना के कारण जो खोजा जाता है, उसमें सीखने की विभिन्न विधियां या प्रयत्न एवं भूल या सूझ, अनुकरण द्वारा चार आदि का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हम तर्क लगा सकते हैं। ये विधियां क्रमवार प्रयोग की जाती हैं। जब तक समस्याएं हैं, तर्क का प्रयोग होता रहेगा। तो दोस्तों, फाइनली आपको इसका क्या निष्कर्ष निकला कि समस्याओं का हल निकालने के लिए हम तर्क का प्रयोग करते हैं। देखिए, तर्क के प्रकार देखेंगे, काइंड्स ऑफ रीजनिंग। तर्क को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है आगमन तर्क, एक है निगमन तर्क। तो चलिए समझते हैं हम आगमन और निगमन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे आगमन तर्क यानी इंडक्टिव रीजनिंग। इस तर्क में व्यक्ति अपने अनुभवों
अपने द्वारा संकलित तथ्यों आधार पर किसी सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करता है। इनमें वह 3 स्तरों से होकर गुजरता है। देखिए ये कौन कौन से हैं? निरीक्षण, एक है आपका निरीक्षण, परीक्षण और सामान्यीकरण। जैसे जब माँ घर लौटने पर बच्चे को रोता हुआ पाती है, तब वह उसके रोने के कारणों की खोज करके इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वह भूख से रो रहा है। इस प्रकार इस विधि में हम विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की ओर अग्रसर होते हैं। तो दोस्तों आप देखिए, समझिए आगमन तर्क क्या होता है कि जब व्यक्ति अपने अनुभवों या तत्वों के द्वारा किसी सामान्य सिद्धांत को निरूपण कर लेता है, उसे हम आगमन तर्क कहते हैं। जैसे आप समझिए, आप जब माँ घर वापस लौटती है तो बच्चा को रोता हुआ पाती है, तब वह रोने के कारणों से यह खोज निकालती है कि बच्चा क्यों रो रहा है, क्योंकि उसको भूख लगी है। आगमन तर्क हम उसको कहेंगे जो कि विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की ओर अग्रसर होता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे निगमन तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग। इस तर्क में व्यक्ति दूसरे के अनुभव, देखिए दूसरे के अनुभव और विश्वासों सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करता है। जैसे माँ को इस सिद्धांत में विश्वास है तो वह बच्चे को रोता देख तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंच जाती है कि उसे भूख लगी है और इसलिए उसे दूध पिलाती है। इस प्रकार इस विधि में हम सामान्य सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और उसे नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करने के लिए प्रयोग करके सिद्ध करते हैं। किस प्रकार? इसको हम सामान्य सिद्धांत की तरह और उसे नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करके सिद्ध करते हैं। किसको? निगमन तर्क को। और दोस्तों इसको हम दूसरों के अनुभव और विश्वास के सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करते हैं। तो इस जैसे कि बच्चा रो रहा है तो माँ तुरंत सोचने लगती है कि उसको भूख लगी है और इसलिए उसे वह क्या करती है? दूध पिलाने लगती है। इस प्रकार दोस्तों हमने निगमन तर्क को समझा। अब देखिए, वास्तव में ये दोनों तर्क एक दूसरे के विरोधी जान पड़ते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। ये तर्क कही जाने वाली एक ही प्रक्रिया के अंतर्गत 2 प्रतिक्रियाएं होती हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों तर्क की विधियां, मेथड ऑफ रीजनिंग डेवलपमेंट। देखिए तर्क प्रक्रिया प्रयोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए शिक्षा में किया जाता है। इससे जो निष्कर्ष ज्ञात होते हैं वे सामान्य के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। अतः बालकों में तर्क शक्ति के विकास के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई जा सकती हैं। तो हम देखेंगे दोस्तों, एक है दृढ़ निश्चय यानी फर्म डिटरमाइनेशन। देखिए शिक्षक को बालकों में आत्मविश्वास की भावना वृद्धि करनी चाहिए जिससे वे जीवन के लक्ष्यों को पूरा कर सकें, दृढ़ निश्चय कर सकें। दृढ़ निश्चय से लगन, बुद्धि, उत्साह और क्रियाशीलता एवं आत्मविश्वास विकसित होता है जो तर्क शक्ति का आधार होता है। क्या है तर्क शक्ति का आधार दोस्तों? लगन, बुद्धि, उत्साह, क्रियाशीलता। इसके द्वारा आप जो है तर्क करेंगे और सोचेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे दोस्तों, इससे आपको क्या होगा? आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। स्वाभाविक का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरिटी। देखिए बालकों को तर्क की प्रेरणा आपसी बातचीत से मिलती है। बालक के सदस्य गण जब आपस में विचार विमर्श करते हैं तो बालक भी अपनी राय देते हैं। हमें उनकी राय को नकारना नहीं चाहिए बल्कि स्वाभाविकता की प्रशंसा करनी चाहिए। इस प्रकार से विभिन्न रायों में से एक राय समस्या समाधान करती है जो बालकों की मस्तिष्क की उपज होती है। इसलिए विद्वानों ने तर्क प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए आगमन विधि का प्रयोग या उपयुक्त माना है। क्रमागत ज्ञान होता है। देखिए सिस्टमैटिक नॉलेज, बालकों को सदैव व्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से चरणों में ज्ञान देना चाहिए ताकि वे सभी चरणों को भली भांति समझ सकें। साथ ही उनके समक्ष समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए और चरणों का व्यवहारिक प्रयोग करना सिखाना चाहिए। इस बच्चे तर्क की ओर प्रेरित होंगे। इसलिए दोस्तों बच्चों के लिए जो है समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए क्योंकि समस्या प्रस्तुत करने से उनमें तर्क शक्ति का विकास होता है। दोस्तों टीचर का क्या टारगेट होगा कि हमें बच्चे में तर्क शक्ति का विकास करना है। तो दोस्तों इस प्रकार देखेंगे हम सूझ शक्ति का प्रयोग, यूज ऑफ इंसाइट। देखिए तर्क सूझ की शक्ति और पूर्व अनुभव पर निर्भर करती है। हमें सूझ एवं पूर्व अनुभव का सही प्रयोग करना बच्चों को सिखाना चाहिए। जब बच्चे किसी समस्या का समाधान पूर्व ज्ञान के द्वारा नहीं कर पाते हैं तो वे सूझ शक्ति का प्रयोग करने लगते हैं। इस प्रकार स्वयं से मानसिक चिंतन द्वारा समस्या समाधान किया जा सकता है जो सूझ का परिणाम होता है। तो देखिए तो सूझ शक्ति पूर्व अनुभव होते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया है जो पूर्व ज्ञान होता है, पूर्व अनुभव होते हैं, जो हम कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस होता है,
तर्क हम उसी की शक्ति के आधार पर कर सकते हैं दोस्तों। सही प्रयोग में जैसा कि हम लोगों ने जो सीखा है, जिसको हमने समझा है, उसी पे हम जो है मानसिक चिंतन द्वारा समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। अब हम देखेंगे आपका, देखिए अब आपका होगा, यह समाप्त हुआ दोस्तों चैप्टर। अब देखिए इसमें क्या है कि इस प्रकार प्रश्न बनेंगे आपके कि कल्पना के प्रकारों को समझाइए, एक शिक्षक के रूप में अपने आप में कल्पना विकास कैसे करेंगे, चिंतन विकास के उपकरणों और साधनों पर प्रकाश डालिए, तर्क कितने प्रकार का होता है, तर्क के विकास विभिन्न उपाय बताइए। दोस्तों अभी आपने पढ़ा आगमन और निगमन, सबके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है दोस्तों। तो आप लोगों को मैं आशा करूंगा कि यह चैप्टर जो है आप समझ गए होंगे दोस्तों। इसके बाद आपका चैप्टर है, देखिए, बाल विकास के आधार एवं उनको जो है प्रभावित करने वाले कारक, यानी बाल विकास की प्रकृति। तो दोस्तों इसको हम समझेंगे अगली वीडियो में। यह आपका जो है कल्पना, चिंतन और तर्क शक्ति का विकास, यह चैप्टर आपका समाप्त होता है। आप आपके जो है बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों। डीएलएड के सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, तो आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।